नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। 43 पर आइए ना पहले, 43, 44 एंड 44A। सी व्हाट आई एम सेइंग, सेक्शन 43, 44 and 44A. These sections, section 43, 44. देखिए, right now what we have done कि ट्रांसफर कैसे होगा। Now ये है, this is regarding with the execution of the decrees by the foreign courts. Foreign courts means where CPC is not applicable. तो अगेन सेक्शन 43, 44 एंड 44A, these three sections are important for your what? For your prelims exam, not for mains exam. 42 में जो है पावर्स है, पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिंग कोड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत लेंथी भी है, लेकिन हम लोग पहले करेंगे 43, 44, 44, इजी से है और हो जाएगा जल्दी से। प्लीज गो टू सेक्शन 43। So please go to section 43 Basic language. What is this? Section 43 is very important for your prelims exam and it is not important for your mains. Number 1 point. This is dealing with a situation. This is dealing with a situation when the decree has been passed by a court where CPC does not extend. ऐसी कोर्ट ने डिक्री पास की है जहां पर CPC एक्सटेंड ही नहीं करती, CPC एनफोर्स ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल नागालैंड, ट्राइबल एरियाज। As per section 1, CPC does not extend to the state of Nagaland. It does not extend to the tribal areas. So, if suppose Madam Deepti Rajpal enters into a contract in the Nagaland, then she commits a breach of the contract. Then the decree is passed over there, but she runs over here. She has the property here, and now the decree cannot be executed in Nagaland. नागालैंड में इनके विरुद्ध वो डिक्री एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकती है। फॉर दैट पर्पज डिक्री विल हैव टू सेंड टू बी हियर दिल्ली फॉर द एग्जीक्यूशन। तो व्हाट शैल बी द प्रोसीजर, व्हाट इज द सिचुएशन इन दैट केस। सेक्शन 43 इज डीलिंग विद दैट सिचुएशन। प्लीज सी द वीडियो, प्लीज सी दिस स्लाइड, दिस। सो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज, कौन से डिक्रीज? Decrees passed by civil court. Which civil court? Which are in places where this code does not extend. बात समझ में आ रही नहीं आ रही आप लोगों को? प्लीज yes or no. Now please come to this section 43 की बेसिक लैंग्वेज देखिए प्लीज।
any decree passed by any civil court, number 1 point, where established in any part of India, which part to which the provisions of this code does not extend. समझिए इस बात को क्या. So section 43 is dealing with the decree which is passed by a court. उस कोर्ट ने पास की है, उस सिविल कोर्ट ने. कौन सी कोर्ट ने? सिविल कोर्ट ने, जो कहां पर है? विच इज एस्टैब्लिश्ड इन द एनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के ही किसी भाग में है, दैट इज सिचुएटेड इन द पार्ट ऑफ इंडिया, बट where CPC does not extend, where the provisions of CPC do not extend. Which is that place? That is Nagaland. Please, if you have the Bayer Act, please go to the Bayer Act. Please go to the Bayer Act. सेक्शन नंबर 1 पर आइए प्लीज फास्ट एंड अंडरलाइन कीजिए अभी के अभी हाथ के हाथ. इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, ये खत्म हो चुकी बात. स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज, यानी कि दिस इज स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज. फाइन. So these are the states. So this Nagaland and tribal areas, यहां पर that civil court is situated. This civil court of Nagaland or of these tribal areas passed a decree. समझे आप? This is the situation. Next, please read the act now. क्या आगे? दूसरी बात, एक तो सिचुएशन ये हो गई, दिस डिक्री or by any court established or continued by the authority of the central government outside India. So there are two situations. Number 1, any decree passed by any civil court established in any part of India or established or continued by the central authority, central government outside the India. Either this may be the court or this may be the court. बात समझ में नहीं आई? बताइए मुझे भी. So can you identify these two courts? Number 1 court is what? Which is established within India. Second court is outside India. outside India भी है, inside भी India है, but what is the common? CPC do not extend. यहीं पर ना, यहां पर outside India पे CPC extend कर रही है और ना ही इस पार्ट पे. दिस कोर्ट इज सिचुएटेड इन इंडिया बट सीपीसी डू नॉट एक्सटेंड हियर. अगेन सेकंड कोर्ट इज व्हाट? दैट इज एस्टैब्लिश्ड एंड कंटिन्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट इट इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया. तो दिस इज द डिक्री वी आर डीलिंग विद दिस डिक्री इज पास्ड बाय दीज टू कोर्ट्स एंड नाउ यू हैव टू डील हाउ दिस डिक्री ऑफ दीज कोर्ट्स कैन बी एग्जीक्यूटेड. इसके संबंध में क्या नियम है? प्लीज सी दिस. Say this. If it cannot be executed, इसको पढ़िए इस तरीके से. If it cannot be executed within the jurisdiction of the court which passed it. अगर ये जो कोर्ट्स हैं C1 and C2 जो बताया मैंने, C1 and C2, नागालैंड कोर्ट और ये आउटसाइड इंडिया वाली कोर्ट जो है, अगर ये डिक्री इनके द्वारा एग्जीक्यूट नहीं हो सकती है. So the decree is passed by these courts but it cannot be executed within the jurisdiction of the courts which passed it. ठीक है, ये सिचुएशन हो गई. सो नागालैंड की कोर्ट ने डिक्री को एग्जीक्यूट किया बट पास किया बट नागालैंड की कोर्ट इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है. इट मे बी एनी रीजन. सिमिलरली देयर मे बी द कोर्ट आउटसाइड इंडिया, द डिक्री हैज बीन पास्ड बट इट इज that court cannot execute that decree for any reason. Then this is may, that decree may. अब देखिए क्या, अब पढ़िए अगली बात. that decree may से कीजिए ऐसे याद, may be executed in the manner herein provided within the jurisdiction of any court in the territories to which this court extends. क्या मतलब हुआ इसको? That decree
दैट डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड, उस डिक्री का एग्जीक्यूशन हो सकता है। किस तरीके से होगा? इन द मैनर प्रोवाइडेड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट इन द टेरिटरीज टू विच द कोर्ट एक्सटेंड्स। अब इसका मतलब समझाता हूं, इसका मतलब क्या है। डायरेक्ट लैंग्वेज टफ है। These sections need not to be crammed verbatim, verbatim रटने की जरूरत नहीं, केवल सेंस को ध्यान रखना है इसमें। कैसे, किस तरीके से, इन मैनर फोकस की, मैनर कौन सा हो, किस तरीके से डिक्री एग्जीक्यूट होंगे। ये क्या कह रहे हैं सिंपली, नागालैंड में डिक्री पास हुई, नाउ द डिक्री हैज बीन सेंट टू दिल्ली, डिक्री हैज बीन सेंट टू दिल्ली फॉर द एग्जीक्यूशन, देन दैट डिक्री मे बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर, कैसे, जैसे दिल्ली में डिक्री एग्जीक्यूट होती हैं, यानी कि सेम प्रोसेस इन द मैनर, सेम हियर इन प्रोवाइडेड, जहां दिल्ली जो प्रोसेस जो मैनर दिल्ली की डिक्री के लिए फॉलो होगा, सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दोज डिक्रीज विच विच हैव बीन पास्ड ईदर बाय द कोर्ट, सिविल कोर्ट वेयर सीपीसी डू नॉट एक्सटेंड, और any court situated outside India but established or controlled by the central government। तो ये बात समझ में आई नहीं आई, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। नंबर 1, इसको ब्रेक करके कैसे पढ़ना है, विच कोर्ट्स पास द डिक्री, डिक्री कौन कौन सी कोर्ट ने पास की है, नागालैंड की, ये ट्राइबल एरियाज की कोर्ट ने की है। दूसरा एरिया कौन सा हो गया, आउटसाइड इंडिया का हुआ, लेकिन कोर्ट हमारी अपनी है, हमारी अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, इनमें से किसी एक की डिक्री है और वहां पर एग्जीक्यूट हो नहीं सकती है, उसको यहां पर भेजा गया है, तो वह भैया यहां पर जहां पर सीपीसी लागू होती है, उसके प्रोसीजर के हिसाब से उस डिक्री को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ना कि वहां के हिसाब से। नागालैंड की सीपीसी यहां लागू नहीं होगी, आउटसाइड इंडिया में जो प्रोविजंस लागू होते हैं उनके हिसाब से लागू नहीं होगी वो। नाउ डिक्री कैन बी एग्जीक्यूटेड, मे बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर, कौन से मैनर में, कौन सा मैनर अप्लाई होगा, जो कि यहां प्रोवाइडेड है, हियर इन प्रोवाइडेड है। ठीक है, कहां के लिए, विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी सिविल कोर्ट वेयर सीपीसी एक्सटेंड्स, जहां पर सीपीसी लागू होती है उन क्षेत्रों में जो तरीका अपनाया जाता है उस तरीके से उस डिग्री को भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब मुझे बताइए ये आपने समझ में आया नहीं आया, प्लीज लेट मी नो। नाउ कम टू 44, दिस इज सेक्शन 44, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज पास बाय रिवेन्यू कोर्ट। ये ध्यान रखना, ये देखो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज, कौन सी डिग्री, पास्ड बाय रिवेन्यू कोर्ट। 43 में था सिविल कोर्ट डिक्री। डोंट फॉरगेट दिस फाइन डिफरेंस, यू विल सी द क्वेश्चन फ्रॉम दिस एस्पेक्ट इटसेल्फ, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा आपका ये। तो दिस इज सेक्शन, फिर ध्यान रखना 44 P4 प्रीलिम्स, which section deals with the execution of decree passed by revenue court in places to which this court does not extend। again you can go वही सेम लाइन। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या, द स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट, पहला क्वेश्चन यहीं से आएगा, P4 प्रीलिम्स लिख लेना। स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट डिक्लेयर दैट the decrees of any revenue court in any part of India to which the provisions of this code do not extend। इसको आइडेंटिफाई कीजिए, देखिए इसको अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कीजिए, तब आपको समझ में आएगी बात। कैसे, देखिए डिक्री किसकी, डिक्री ऑफ एनी रिवेन्यू कोर्ट की डिक्री है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, कहां पर है कोड, ये दिस कोड इज इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया टू विच प्रोविजंस ऑफ दिस कोड डू नॉट एक्सटेंड, अगेन नागालैंड और ट्राइबल एरियाज। यहां की इनकी रिवेन्यू कोर्ट ने कोई डिक्री पास की है, समझे, इनकी बात करें, डिक्री ऑफ एनी रिवेन्यू कोर्ट इन सच एरिया और any class of such decrees
may be executed in the state as if they had been passed by the courts in that state। क्या मतलब हुआ इस बात का, समझिए इस बात को, इसको हिंदी में समझाता हूं एक बार को। राज्य सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भारत के किसी ऐसे भाग में जहां पर सीपीसी लागू नहीं है, किसी सिविल रिवेन्यू कोर्ट की डिक्री का एग्जीक्यूशन ऐसे किया जा सकेगा मानो वह उस राज्य के न्यायालय द्वारा पारित की गई थी। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है आपके लिए, देखिए। इस पर टेक्निकलिटी समझ रहे हैं आप? ये नहीं समझ पा रहे? देखिए बहुत टेक्निकल है, समझने की कोशिश करना, अब फिर समझ जाएंगे तो आसान हो जाएगा। पहली बात आप आंसर करेंगे इस बात को, ये डिक्री कौन सी कोर्ट ने इशू की है, जल्दी बताइए। दिस डिक्री हैज बीन पास बाय ए रिवेन्यू कोर्ट, सही है। रिवेन्यू कोर्ट कहां पर सिचुएटेड है रिवेन्यू कोर्ट? नागालैंड या ट्राइबल एरियाज में, जहां पे सीपीसी लागू नहीं होती है। अब इसके डिक्री को, यानी कि रिवेन्यू डिक्री ऑफ द रिवेन्यू कोर्ट in such areas that is Nagaland or how it can be executed, in that case they are saying कि state government is empowered, state government को power है। क्या power है कि state government में declare, राज्य सरकार ये घोषित कर सकती है, राज्य स्टेट गवर्नमेंट में डिक्लेयर दैट these decrees, ऐसी डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड इन द स्टेट, उस राज्य में ऐसे एग्जीक्यूट की जा सकेगी जैसे कि वो डिक्री किसी सिविल कोर्ट ने पास की हो। तो मींस वहां पर सेम रूल विल बी अप्लाई एज इन केस ऑफ सिविल कोर्ट। तो रेवेन्यू कोर्ट की डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीसी के प्रोविजंस को लागू करवाया जा सकता है, लेकिन कैसे करवाया जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट कैसे करेगी? क्या प्रोसेस अपनाएगी स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट विल इशू द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन कहां पर? ऑफिशियल गजट में, सही है। क्या नोटिफाई करेगी कि इफ द डिक्री इज पास बाय रिवेन्यू कोर्ट, अगर रिवेन्यू कोर्ट की डिक्री हो और उसको एग्जीक्यूट करना हो तो हम वैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे एज इफ दैट डिक्री हैज बीन पास्ड बाय द कोर्ट्स इन दैट स्टेट। उस राज्य में जो कोर्ट्स मतलब सिविल कोर्ट्स, जो डिक्री जो प्रोसेस सिविल कोर्ट का है, सिविल कोर्ट के लिए होना चाहिए, सिविल कोर्ट के एग्जीक्यूशन के लिए होना चाहिए, वही प्रोसेस में अडॉप्ट किया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल, अब रिवेन्यू कोर्ट की कोई डिक्री है, ऐसा समझिए। अब ये कहां एप्लीकेशन होगी? एक डिक्री पास की रिवेन्यू कोर्ट ने, नागालैंड की रिवेन्यू कोर्ट ने, अब वो डिक्री वहां पर एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है ना? तो देन स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती हैं कि भाई इस डिक्री को ऐसे ही माना जाए जैसे कि डिक्री सिविल कोर्ट की हो, और फिर सेक्शन 44 के साथ साथ 43 को अडॉप्ट करते हुए वो फिर ऐसे एग्जीक्यूट हो जाएगी दिल्ली के किसी और राज्यों में जैसे कि सीपीसी के यहां पर होती है दिल्ली में। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको इतने झंझट में नहीं पढ़ना है तो आप उसको ब्रेक करके पढ़िए। नंबर 1, दिस इज सेक्शन 44। नंबर 2, दिस इज डीलिंग विद द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज ऑफ रिवेन्यू कोर्ट। Revenue court is situated where the CPC do not extend. So what will happen in that case? In that case, state government will notify. State government can notify. What it can notify? That such a decree may be executed. कि इस डिक्री का भी एग्जीक्यूशन हो सकता है। कैसे एग्जीक्यूशन होगा? कि जैसे वहां की अदर कोर्ट्स की डिक्री है वैसे ही एग्जीक्यूट वो कराई जा सकती है। अब मुझे बताइए समझ में आया नहीं आया? जल्दी से तो बताइए मुझे, सेक्शन 44 समझ में आया नहीं आया आपको? बताइए मुझे। सो आई बिलीव कि आपको काफी कुछ हो गया इसमें भी। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में, सेक्शन 44A। 44A P फॉर प्रिलिम्स, अगेन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। कौन सी डिक्री? पास बाय द कोर्ट इन द रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी, व्यतिकारी राज्य क्षेत्र।
व्यतिकारी राज्य क्षेत्र क्या हुआ? रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। तो पहला क्वेश्चन आपकी प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्वेश्चन आएगा? हेडिंग से आएगा, विच सेक्शन डील्स विद द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज पास बाय द कोर्ट्स इन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज। अब इसका मतलब मैं समझाता हूं। रेसिप्रोकेट समझते हैं, आदान प्रदान। if we have ties, if we have some kind of treaty with the foreign countries, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, this that, कि डिक्री पास बाय योर कोर्ट कैन बी एग्जीक्यूटेड इन इंडिया, इंडियन डिक्री विल बी एग्जीक्यूटेड इन यूर। सो वी हैव एग्जीक्यूटेड, वी हैव एंटर्ड इनटू ए ट्रीटी। नाउ बोथ इंडिया एंड श्रीलंका एंड अदर कंट्रीज विल बी कॉल्ड रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। तो दैट विल बी डिटरमिन्ड बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन दीज टू नेशंस। गॉट इट और नॉट? रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का मतलब समझ आया नहीं आया? जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि दिस इज, दे आर cooperating with each other in legal matters. There is a treaty between Indo and India and USA. So they are the what? Reciprocating territories हो गई for the purposes. हाँ जी, तो this is the execution of decrees passed by the court of those territories. इन्हें कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज। तो सेक्शन 44A की पहली हेडिंग से क्वेश्चन आएगा। नाउ What do you mean by the reciprocating territory? यहां से सेकंड क्वेश्चन आएगा। For that purpose you should go to the explanation 1. 44A का explanation 1 पे जाइए पहले। Explanation 1, reciprocating territory का मतलब क्या है? Reciprocating territory का मतलब क्या है? Means any country, कोई भी ऐसा देश, कोई भी ऐसा देश, सही है, और टेरिटरी आउटसाइड इंडिया which the central government by notification in official gazette declare to be reciprocating territory। and मेरे भैया इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये P for prelims आएगा ही आएगा। कहां से क्वेश्चन बनेंगे मैं समझाता हूं। पहला क्वेश्चन बनेगा फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 44A which government will can issue the notification, state government, central government और both। तो हु विल डिटरमाइन द रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी? रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी के बारे में कौन नोटिफाई कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट, एनी कोर्ट इन इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। दीज आर द 4 ऑप्शंस। और आप वहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं, तो डोंट फॉरगेट दिस इज व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी वो टेरिटरी होगी, वो देश होगा या हमारे इंडिया से बाहर का वो क्षेत्र होगा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी। सो सेंट्रल गवर्नमेंट मींस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इफ नोटिफाइज, डिक्लेयर्स दैट बांग्लादेश शैल बी ट्रीटेड एज द रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी, तो बांग्लादेश विल बी इंक्लूडेड विद इन द मीनिंग ऑफ दिस। इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर दैट Nepal shall be treated as the reciprocating territory, so Nepal will be the reciprocating territory. So this will depend upon the notification of the central government। जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का जो नोटिफिकेशन होगा उसके अनुसार आप डिटरमाइन करेंगे कि विच कंट्री और विच टेरिटरी शैल बी ट्रीटेड एज रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। यस और नो, ये बात समझ में, एक्सप्लेनेशन 1 समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताइए। नाउ कम टू दी सब क्लॉज 1। नाउ प्लीज सी दिस इज सब क्लॉज 1। वेयर इज सर्टिफाइड कॉपी, दिस इज नॉट फोटो कॉपी, वेयर इज सर्टिफाइड कॉपी, वेयर certified copy of what? Of a decree of any superior courts। प्लीज ध्यान रखना, superior courts of any reciprocating territory has been filed in the district court। so please see the, फिर आपके साथ गिर करके, कूद करके आपके लिए प्लेन से क्वेश्चन आ चुके हैं। नंबर 1, हम कौन सी डिक्री किसकी बात कर रहे हैं? रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी की बात कर रहे हैं, वहां की कोर्ट। तो जो डिक्री यहां एग्जीक्यूट होने के लिए आएगी वो कौन होगी? सर्टिफाइड डिक्री ऑफ एनी सुपीरियर कोर्ट्स। ध्यान रखना, इट इज नॉट एनी कोर्ट,
The word is used what? Decree of any superior courts. So suppose इंग्लैंड की है, यूएसए की है, दी वहां की जो सुपीरियर कोर्ट की से सर्टिफाइड कॉपी होगी, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिक्री ऑफ द सुपीरियर कोर्ट। अब ये क्वेश्चन आया कि व्हाट शैल बी द सुपीरियर कोर्ट। अगेन फॉर दैट पर्पज यू विल हैव टू गो टू एक्सप्लेनेशन नंबर 1। प्लीज गो टू एक्सप्लेनेशन 1, बिना गुस्सा खाए एक्सप्लेनेशन 1 पे जाओ। दिस इज this is for the purpose of this section. Superior courts with reference to any such territory means such courts as may be specified in that notification. Again you will have to say that which courts shall be considered to be the superior court that will be notified in that notification. So in the same notification central government will notify you this country shall be considered as the reciprocal territory, and this court, Supreme Court or other courts, shall be considered to be the superior courts for reference in the CPC. तो फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 44A सुपीरियर कोर्ट के बारे में, रेसिप्रोकेटिंग के बारे में कौन एक्सप्लेन करते हैं? एक्सप्लेनेशन 1 करते हैं। पता कैसे चलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से भी पता चलेगा। बोलो हाँ या ना। तो इसके बाद में अब आपको समझ में आ जाना चाहिए एक्सप्लेनेशन 1 के साथ अगर पढ़ेंगे आप ये, तो दिस इज सर्टिफाइड कॉपी has to be filed in the district court. This is the question for your prelims. Certified copy of that court yani superior court shall be filed in which court? That should be filed in the district court. Again this is the question for your prelims. दो क्वेश्चन कहीं सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन सी कॉपी आएगी भाई साहब? सर्टिफाइड कॉपी आएगी, कोई फोटो कॉपी नहीं आएगी, सर्टिफाइड कॉपी होगी। किसकी होगी? सुपीरियर कोर्ट की होगी। सुपीरियर कोर्ट को कौन बताएगा? नोटिफिकेशन करके सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। कहां की सुपीरियर कोर्ट? रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी की। ये कौन सी चिड़िया का नाम है? इस चिड़िया के बारे में कौन बताएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन बताएगा। ये बात कहां लिखी है? एक्सप्लेनेशन 1 में लिखी है। और ये सर्टिफाइड कॉपी कहां फाइल होगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी। सो लबोलवाब ये रहा कि अगर कोई विदेशी यानी कि कोई विदेश की न्यायालय की कोई डिक्री है जिसको हमने रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का दर्जा दिया है, तो वहां की जो सुपीरियर कोर्ट है उसकी डिक्री की सर्टिफाइड कॉपी हमारे यहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल की जाएगी, हैज बीन फाइल्ड। एंड इन दैट केस प्लीज रीड इट। If it is so, the decree may be executed in India as if it had been passed by the district court. ये उस तरीके से डिक्री एग्जीक्यूट होगी, जैसे कि as if it had been passed by the district court, जैसे वो डिक्री उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पास की थी। यानी कि एक तरीके से आप उसको गोद ले लेंगे, जैसे आप ही ने ही जन्म दिया हो उस डिक्री को, जैसे इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ही उसको पास की हो। तो डिक्री किसकी है? फॉरेन कंट्री की है। कहां क्या हुआ? सर्टिफाइड कॉपी फाइल हुई। कहां फाइल हुई? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करेगी? नाउ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैन एग्जीक्यूट इट। इट मे बी एग्जीक्यूटेड एज इफ दिस डिक्री वॉज पास्ड हैड बीन पास्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाँ या ना? इतनी बात समझ में आई नहीं? मुझे बताइए जल्दी से। बस 44 में आप लोग इतना कर लीजिए, बाकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 44A का इट इज सफिशिएंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। नो, यू नीड नॉट टू गो इनटू फर्दर डिटेल्स ऑफ दिस सेक्शन अननेसेसरीली। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग। लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।